नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम राजस्थान में 2022 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन ऑन टूर ट्रैवल फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। The average speed for the first 320 किलोमीटर of the tour is what? दौरे पर एक आदमी पहले 160 किलोमीटर की यात्रा 64 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 160 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। यात्रा के पहले 320 किलोमीटर के लिए औसत गति क्या होगी? तो हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो 160 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है। तो स्पीड 1 कितनी आ गई हमारे पास 64 किलोमीटर पर आवर, और जो नेक्स्ट 160 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है। तो स्पीड 2 कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। हमने फाइंड क्या करना है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 ओवर स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इज इक्वल टू, नाउ वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में S1 की वैल्यू कितनी है 64 मल्टीप्लाई में S2 की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय S1 की वैल्यू 64 प्लस S2 की वैल्यू कितनी है 80 इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 80 कितने होते हैं 144। नाउ यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं 2 से। 2 1 द 2, 2 7 द 14, 2 2 द 4। नाउ नेक्स्ट 8 से 8 9 द 72, 8 8 द 64। अब इज इक्वल टू 88 द कितना हो जाएगा 640 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 71.11 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 71.11 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 7 person कैन बिल्ड अ हाउस इन 30 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 3 person टू बिल्ड द सेम हाउस प्रोवाइडेड दैट दे ऑल वर्क एट द सेम रेट। यदि 7 व्यक्ति एक घर को 30 दिनों में बना सकते हैं तो उसी घर को बनाने में 3 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, बशर्ते वे सभी एक ही दर पर काम करें। तो यहाँ पे हम चेन रूल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे हमारे पास M1 मल्टीप्लाई D1 ओवर W1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई D2 ओवर W2। ना इस केस में हमारे पास जो वर्क है वो सेम है। पहले क्या बोला हुआ है कि 7 person एक घर को कितने दिनों में बना रहे हैं 30 दिनों में, और नेक्स्ट में हमें बताया हुआ है कि 3 person एक घर को बनाने में कितना समय लेंगे। तो W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारे पास वर्क। तो 1 क्या है यहाँ पे? एक घर बनाना उन्होंने ना। क्या बताया हुआ है कि 7 person, M1 कितना आ जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई कितने दिन ले रहे हैं वो एक घर को बनाने के लिए 30 दिन इज इक्वल टू, नेक्स्ट केस में हमें क्या बोला हुआ है कि 3 person, M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3, और काम क्या उनका भी सेम, एक घर को बनाना है, बट वो कितने दिनों में उस घर को बनाएंगे वो नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड करने हैं ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और D2 की हम वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा 3 यहाँ पे आके जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 30 ओवर 3 इज इक्वल टू D2। 3 से 3 1 द 3, 3 10 द 30, 7 10 द 70। तो D2 किसके इक्वल आ गया? D2 इज इक्वल टू 70 डेज। तो जब 3 person मिलके एक घर को बनाएंगे तो वो 17 डेज में उस काम को खत्म करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 70 डेज। क्वेश्चन नंबर 3, a distance of 1 centimeter on a map represent 100 kilometer on the ground. If two cities are 3400 kilometer apart on the ground, then their distance on the map will be what? मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 100 किलोमीटर को
प्रदर्शित करती है। यदि दो नगर धरातल पर 3400 किलोमीटर की दूरी पर हो तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। तो हमें क्या बताया हुआ है कि जो मैप है वहाँ पे 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एज अ 1 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे मैप के ऊपर जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कितना शो हो रहा है वहाँ पे, 1 सेंटीमीटर। नाउ 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितना शो हो रहा होगा वहाँ पे, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/100 सेंटीमीटर। नाउ अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि दो सिटी के बीच का जो गैप है वो कितना है, 3400 किलोमीटर। तो वो मैप के ऊपर हमें कितना शो हो रहा होगा, तो कितना दिया हुआ है हमें डिस्टेंस दो सिटी के बीच का, 3400 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो मैप पर कितना शो हो रहा है, 1/100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसे, तो 3400 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/100 सेंटीमीटर। नाउ 20 के साथ 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 34 1 द 34 इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। तो जो दो सिटी का जो डिस्टेंस होगा वो मैप के ऊपर कितना शोर होगा, 34 सेंटीमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 34 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन सोल्ड अ रेडियो एट अ लॉस ऑफ 5%, had he sold it for rupees 210 more, he would have gained 25%. For what value should he sell it in order to gain 35%? एक व्यक्ति ने रेडियो को 5% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 210 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। उसे 35% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पास एक्चुअल प्राइस है वो हमने मान लिया एक्स, लेट एक्चुअल प्राइस बी इज इक्वल टू एक्स रुपीज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पर्सन ने रेडियो को पहले 5% घाटे में बेचा और फिर उसे अगर वो 210 रुपये ज़्यादा पे बेचता तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। तो अब हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी चीज़ जब हमारे पास होती है तो हमेशा हमारे पास 100% होती है। तो अब 25% गेन करता तो वहाँ पे क्या जाना था हमारे पास, 125% किसका, एक्स का, 125% ऑफ एक्स मीन्स एक्स के ऊपर ही 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। अब ये लॉस भी किसके ऊपर होगा, जब हमने बोला कि कोई भी चीज़ होती है वो 100% हो रही है, तो जब 100% की कोई चीज़ है उसी के ऊपर क्या किया उसने 5% लॉस पे बेच दिया, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 95%। अब ये जो 5% लॉस हुआ वो किसके ऊपर हुआ, एक्स के ऊपर हुआ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 95% ऑफ एक्स और इज इक्वल टू 210। नाउ अब हम यहाँ पे इसे सोल्व कर लेंगे। 125% ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे 125% इंटू एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 95% इंटू एक्स। तो 125% में से 95% माइनस किए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 30% ऑफ एक्स और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 210 के इक्वल। नाउ अब हम इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट 30% ऑफ एक्स का मीन क्या है, 30/100 इंटू में एक्स इज इक्वल टू 210। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगी। अब जो यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में है वो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में वो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, एक्स इज इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई 10/3, 3 से 3 1 द 3, 3 7 द 21, 70 इंटू 10 कितने होते हैं, 700। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 700 रुपीज़। अब ये जो एक्स है हमारे पास ये हमने क्या माना हुआ है, एक्चुअल प्राइस मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस। नाउ अब नेक्स्ट केस में बोला हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू शुड ही सेल इट ऑर्डर टू गेन 35%। अब ये इसे कितने रुपए में बेचे ताकि इसे 35% का लाभ हो सके। अब ना हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है, अब एक्स क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट केस के लिए लिख लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया हमारे पास, 700 रुपीज़ और प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए 35%। हमें सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जब हमें प्रॉफिट हो रहा होता है और कॉस्ट प्राइस हमें पता होता है, तो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 35%, तो 35% ऑफ कॉस्ट प्राइस। नाउ यहाँ पे वैल्यू एक्सिक्यूट करते हैं,
तो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है 700 प्लस 35% का मीनिंग क्या होता है 1/100, तो यहाँ पे आएगा 35/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस 700। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 100 वन द 100, 100 7 द 700। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 700 प्लस 35 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 245 और इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 945 रुपीज़। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 945 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5, 23% ऑफ 8040 प्लस 42% ऑफ 545 इज इक्वल टू x% ऑफ 3000। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क था उसको हमने क्या मान लिया x। नाउ अब हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मीन होता है इज इक्वल टू 1/100 और ऑफ का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लाई करना। तो जहाँ पे हमें परसेंट दिखाई देगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 1/100 कर देंगे या फिर डायरेक्ट ही ओवर में 100 लिख देंगे। तो 23%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 23/100, 23/100 मल्टीप्लाई में 8040 प्लस 42%, तो 42/100 मल्टीप्लाई 545 इज इक्वल टू x/100 मल्टीप्लाई 3000। नाउ यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल और यहाँ पे भी 10 से 0 कैंसिल। अब इसे आगे कैंसिल आउट कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 5 ज़ 10, 2 4 ज़ 8, 0 2 2 ज़ 4 और यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 20 ज़ 100, 5 1 ज़ 5, क्या आ जाएगा हमारे पास आगे 0 और 5 9 ज़ 45। नाउ आगे फर्दर ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2 10 द 20, 2 2 ज़ 4, 2 1 द 2। नाउ 23 मल्टीप्लाई 402 ये आ जाएगा हमारे पास 9246, 9246 और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 5 प्लस में 21 मल्टीप्लाई 109 ये होता है हमारे पास 2289, 2289 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30x। नाउ 5 और 10 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 और 10 का एलसीएम 10। अब 10 को डिवाइड करेंगे हम 5 के साथ तो जो क्वोशंट होगा वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। अब 9246 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18490, ये आ जाएगा हमारे पास 92 प्लस में और 10 को 10 के साथ डिवाइड किया तो 1, तो 1 इंटू 2289 इज इक्वल टू 2289 इज इक्वल टू 30x। नाउ अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास ये 30x के साथ मल्टीप्लाई में ये लेफ्ट हैंड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और 10 30 तक कितने होते हैं 300, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 300 से डिवाइड कर देंगे तो इनका सम आ जाएगा हमारे पास 20785 ओवर 300 इज इक्वल टू x। नाउ कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करके हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इज इक्वल टू 69.28। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 69.28। कई बार क्या होता है हमारे पास ये जो वैल्यू होती है इसका डिफरेंस होता है पॉइंट में, तो जो इसके नियर बाय वैल्यू होगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 4 से ही 1/10 माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट 2 से ही 1/2 माइनस करली ब्रैकेट 5/6 माइनस ओपन ब्रैकेट 2/5 जमा 3/10 माइनस 4/15 ओपन ब्रैकेट क्लोज देन करली ब्रैकेट क्लोज एंड फाइनली स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब हम इसे सोल्व करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास भिन्न दी हुई है तो भिन्न को कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आएगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 10 द 40 प्लस 1 41, तो ये आ जाएगा 41/10 माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट। अब इसको भी सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 द 4 प्लस 1 5/2 माइनस करली ब्रैकेट
5/6 माइनस, सबसे पहले हम क्या करेंगे इनसाइडर ब्रैकेट सोल्व करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल सबसे पहले हम क्या करेंगे इनसाइडर ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो इनसाइडर ब्रैकेट जो हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे 5, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 30। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 30। नाउ हम इसे 1/4 सोल्व कर लेंगे। 30 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन में या फिर भागफल में 6, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 6 दूनी 12 जमा, सेम आगे प्रोसेस करेंगे ऐसा है। तो यहाँ पे भागफल कितना आ जाएगा 3, 3 3 ज़ा 9 माइनस, और 30 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ, तो कितना आ जाएगा भागफल 2, 2 4 ज़ा 8। नाउ करली ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में इन सभी को सोल्व करके 12 9 कितने होते हैं 12 जमा 9 21, और 21 में से 8 गए 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/30। नाउ नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं अब यहाँ पे हम 41/10 स्क्वायर ब्रैकेट 5/2 माइनस करली ब्रैकेट 5/6 माइनस 13/30। नाउ अब ओपन ब्रैकेट तो खत्म होगी, अब क्या बचा हमारे पास फाइनल में स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 30। नाउ आगे सोल्व कर लेते हैं इसे, 41/10 माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 5/2 माइनस, अगर इन दोनों को सोल्व करें तो जो हमारे पास फाइनल में रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास 12/30। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू, तो 5/2 माइनस 12/30। ये जो 12/30 आए इसको सोल्व करके आया करली ब्रैकेट को, तो आप इसे खुद भी सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5/2 माइनस 12/30, तो 2 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30। नाउ इसे सोल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू 41/10 माइनस, एलसीएम आ गया हमारे पास 30। अब 30 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा भागफल में हमारे पास 15, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 75। 75 माइनस 30 को 30 से डिवाइड किया तो कितना है 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 12 1 दा 12 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ना 75 में से 12 गए तो हमारे पास कितने बचे, इज इक्वल टू 41/10 माइनस, माइनस करके आ गया हमारे पास यहाँ पे 63। 75 माइनस 12 इज इक्वल टू 63/30, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे 3 से, 3 2 द 6, 3 1 द 3, और 3 10 द 30। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल टू 41/10 माइनस 21/10, एलसीएम हमारे पास सेम ही आएगा, 10 10 का एलसीएम 10। नाउ 41 माइनस 21 इज इक्वल टू 20/10, 10 1 द 10, 10 2 द 20 इज इक्वल टू 2। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट 2। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ 14 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट देन ओपन ब्रैकेट 5/2 माइनस 3 ओपन ब्रैकेट क्लोज देन करली ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4 ओपन ब्रैकेट 7 माइनस 2 ओपन ब्रैकेट क्लोज। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल सबसे पहले हमारे पास क्या होता है ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करना। नाउ हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या अगर हमारे पास, अब ब्रैकेट लिख लेते हैं यहाँ पे बोर्डमास रूल क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे 3, तो 5 2 ज़ा 10 और 10 माइनस 3 कितने होते हैं 7। तो इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करके हमारे पास कितना आ गया 7, और मल्टीप्लाई में क्या है 4 इंटू में 7 माइनस 2, तो ये ब्रैकेट भी सोल्व होनी है, तो 7 माइनस 2 कितने होते हैं 5, और 4 5 से कितने हो जाएंगे 20। तो इस पूरे को सोल्व करके यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 20। नाउ यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करते हैं आगे, तो आएगा 14 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 20। ना अब यहाँ पे हमारे पास पहले डिवाइड और फिर क्या है मल्टीप्लाई, तो बोर्ड मास में देखते हैं हम कौन सा स्टेप पहले आता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, तो पहले क्या आ रहा है डिवाइड, तो 14 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो कितना आएगा 7 1 द 7, 7 2 ज़ा 14, तो आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 22 ज़ा 40, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सारे ही गलत दिए हुए हैं, तो ऑप्शन
तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा वो क्या आएगा 40। क्वेश्चन नंबर 8, 36.934 माइनस 48 प्लस 17.449 इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं कि जब भी हमारे पास डेसिमल वाले क्वेश्चन आते हैं तो जो डेसिमल के पहले डिजिट होते हैं उसे तो हम पढ़ सकते हैं एक साथ, जैसे कि यहाँ पे 36 है, बट जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट होते हैं उन्हें 1 बाय 1 पढ़ा जाता है, जैसे 36.934। और यहाँ पे हमने क्या करना है ना, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, यहाँ पे हमारे पास माइनस भी है और एडिशन भी है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल सबसे पहले क्या होता है, हम ऐड करते हैं। तो 36.934 में हम ऐड करेंगे 17.499। तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम मेक श्योर ये करेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ गया 383, यहाँ पे नीचे डेसिमल 4 एंड 5। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ गया 54.383, 54.383। अब हमने क्या करना है, क्या बच गया हमारे पास 48, तो अब हमने 48 को सब्ट्रैक्ट करना है। बट यहाँ पे हमारे पास 48 के आगे पीछे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ यहाँ पे, ना ही तो डेसिमल है, तो ये हमारे पास कंप्लीट नंबर होता है। तो जब नंबर खुद में ही कंप्लीट होता है तो डेसिमल उसके आगे आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 48 पॉइंट, और हम चाहें तो आगे जीरो लगा सकते हैं, अपनी मर्जी होती है। तो यहाँ पे हम जीरो लगा देते हैं आगे, 0 0। तो ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये चीज़ें तो एज इट इज़ आ जाएंगी नीचे 383, और डेसिमल भी एज इट इज़। अब 54 में से हमने क्या ना 48 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा 6। तो हमारे पास आंसर आ गया 6.384। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बट जो एक्चुअल में हमारे पास फाइनल आंसर है वो कितना है 6.383। क्वेश्चन नंबर 9, 40% ऑफ एक्स इज 240। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क था उसको मैंने क्या मान लिया एक्स। ना हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो परसेंट किसके इक्वल होता है, परसेंट होता है हमारे पास 1/100, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ना 40% का मतलब क्या हो गया, 40/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 240। नाउ कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 2 ज़ 4, 2 5 ज़ 10। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नाउ एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू, जो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में वो डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड में वो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई में 5/2। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 द 2, 2 12 द 24। नाउ 120 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 0 द 0, 5 2 द 10, 0 1 कैरी, 5 1 द 5 + 1 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 600। तो जो 40% ऑफ x जो है ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 40% ऑफ 600 किसके इक्वल आएगा, 240 के इक्वल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 600। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इन फर्स्ट decreased by 25% and then increased by 20%, then the net change in the price will be what। यदि एक पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। तो ना मान लेते हैं, लेट इनिशियल प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू 100 रुपीज़। नाउ अब क्या हुआ, फर्स्ट में क्या हुआ, 25% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया बुक का प्राइस। तो लिख लेते हैं, प्राइस आफ्टर 20%, 25% डिक्रीज। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस निकालना हमने, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 25% ऑफ 100। नाउ वैल्यू पुट सॉल्व कर लेते हैं इसे, क्या आएगा 100 माइनस 25% का मतलब क्या, 25/100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल, तो 100 माइनस 25 कितना हो गया, 75 रुपीज़। तो जो हमारे पास इनिशियल प्राइस था बुक का वो कितना है, 100 रुपीज़, और जो सेलिंग प्राइस आया कब, जब 25% क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, तो आ गया हमारे पास 75 रुपीज़। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो हमारे पास
हमारे पास सेलिंग प्राइस आया अब 75 रुपीज़। अब फिर से इसके ऊपर क्या हुआ, प्राइस बढ़ा दिया, कितना 20% इसका प्राइस इंक्रीज किया। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट केस में, प्राइस इंक्रीज्ड बाय कितना आ गया 20%। नाउ अब हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 75। ये हमारे पास अब नया कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये होगा 75 रुपीज़। तो 75 प्लस 20% ऑफ 75, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 75 प्लस 20/100 मल्टीप्लाई 75। अब 25 से 25 3 ज़ा 75, 25 4 द 100, 4 1 द 4, 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 75 प्लस 15 इज इक्वल टू 90। ये आ गया हमारे पास प्राइस इंक्रीज बाय 20%। नाउ अब हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल वो कितना है 100, और जो सेलिंग प्राइस आया फाइनल में वो कितना है 90 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है लॉस। तो लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना था 100 माइनस सेलिंग प्राइस कितना आया 90 इज इक्वल टू 10 रुपीज़ का क्या हो रहा है हमें लॉस हो रहा है। अब हम लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। तो लॉस परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, लॉस कितना हो रहा है 10 ओवर कॉस्ट प्राइस कितना है 100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, तो लॉस कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 10%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 10% डिक्रीज। Question number 11. A person bought an article for ₹240. For how much should he sell it so as to lose 20%? एक व्यक्ति ने 240 रुपये में एक वस्तु खरीदी, उसे इसे कितने में बेचना चाहिए ताकि 20% की हानि हो। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 240 रुपीज़, और लॉस कितना हो रहा है, लॉस होगा यहाँ पे हमारे पास 20%। और क्या बोलो, हमने फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है। नाउ अब सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, लॉस के केस में सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। नाउ वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 240 माइनस 20%, तो 20% किसके इक्वल आ जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस कितना है 240। तो यहाँ से हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 240 माइनस 24 टू द 48 इज इक्वल टू 240 में से माइनस की हमने 48, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 192 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस, कब जब हमने उसे 20% का लॉस हुआ हमारे पास। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 192 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 192 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 12. A man buy a cycle for ₹1400 and sell it at a loss of 15%. What is the selling price of the bicycle? तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है साइकिल का, वो कितना दिया हुआ है 1400 रुपीज़, और लॉस कितना हो रहा है, लॉस होगा हमारे पास यहाँ पे 15%। हमने फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है। नाउ सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, स्पेशली लॉस के केस में सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। नाउ वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 1400 माइनस परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो यहाँ पे आएगा 15/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितना है 1400। तो 20 के साथ 20 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया हमारे पास 1400 माइनस 15 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 210 इज इक्वल टू 1400 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 210 को, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1190 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1190 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 13. Kabir paid
9,600 as interest on a loan we took 5 years ago at 16% rate of simple interest. What was the amount he took as taken? कबीर ने 5 साल पहले 16% साधारण ब्याज की दर से लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 9,600 रुपये का भुगतान किया। उसने कितनी राशि ली? तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट बताया हुआ कि उसने 5 साल में कितना इंटरेस्ट दिया। तो इंटरेस्ट है हमारे पास 9,600। तो जो गिवन डाटा दिया हुआ है उससे हम लिख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9,600 रुपीज़। और कितने टाइम में ये इंटरेस्ट हुआ? ये टाइम आ गया हमारे पास 5 ईयर। और रेट कितना हमारे पास? रेट है हमारे पास 16%। तो रेट हमारे पास 16% है। 16% के हिसाब से 5 साल में जो हमने प्रिंसिपल लिया था, जो एज अ लोन लिया था, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आ गया? सिंपल इंटरेस्ट 9,600 रुपीज़। नाउ अब देखो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। नाउ अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट मल्टीप्लाई टाइम इम्प्लाइज दैट। नाउ वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 9,600 मल्टीप्लाई 100 ओवर रेट कितना आ गया हमारे पास? 16%। तो ये जो हमारे पास परसेंट की वैल्यू थी 16/100, वो 100 हमने पहले ऊपर लिख दिया। तो नीचे क्या आ जाएगा? 16 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 5। अब नाउ कैंसिल आउट करते हैं। 16 1 द 16, 16 6 द कितने होते हैं? 96। नाउ नेक्स्ट 5 से 5 1 द 5, 5 20 द 100। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 600 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 6 टू द 12। तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 12,000 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। नाउ देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 12,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 14, एट व्हाट रेट परसेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट विल रुपीज़ 750 अमाउंट टू रुपीज़ 900 इन 5 ईयर। साधारण ब्याज पर किस दर पर 750 रुपये की राशि 5 साल में 900 रुपये हो जाएगी? तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल हमें बताया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है? इज इक्वल टू 750 रुपीज़। और अमाउंट कितना आ रहा है हमारे पास? 5 साल के बाद, मीन्स टाइम भी हमें दिया हुआ है। टाइम कितना है? 5 ईयर। और अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हमारे पास आ रहा है 900 रुपीज़। ये आगे हमारे पास अमाउंट। फाइंड क्या करना हमने? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है ना। अब देखो प्रिंसिपल भी है हमारे पास और अमाउंट भी है, तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 900 माइनस 750। तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। नाउ हमने फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। नाउ जो चीज़ हमने निकालनी है उसे यही रहने देंगे, बाकी जो चीज़ें हमारे पास डिवाइड में वो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। और जो चीज़ें राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में वो लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इंप्लाइज दैट रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 ओवर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। नाउ वैल्यू पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 150 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 750 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 5 ईयर। तो 5। अब 5 से 5 1 द 5, 5 20 द 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 से 15 10 द 150, 15 5 द 75, 5 से 5 1 द 5, 5 2 द 10 और 2 2 द 4। तो रेट आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 4%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4%। क्वेश्चन नंबर 15, रुपीज 8,000 अमाउंट टू रुपीज 9,200 in 3 years at simple interest. If the interest rate increased by 3%, to how much would it amount? साधारण ब्याज पर 3 साल में 8,000 रुपये की राशि 9,200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी? तो पहले हमारे पास क्या बोला होगा कि 8,000 रुपये अमाउंट जो हमारे पास प्रिंसिपल वो कितना हो रहा है? 9,200 रुपीज़।
कितने साल में हो रहा है, 3 साल में। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे इस केस के लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो क्या दिया यहाँ पे हमारे पास, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है, इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़, और अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट है हमारे पास 9,200 रुपीज़, और ये जो अमाउंट है कितने साल में हो रहा है, तो टाइम लग रहा है 3 ईयर। फाइंड क्या करना हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। नाउ अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास यहाँ पे रेट निकालने का, तो देखो, तो रेट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। ना यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का भी जिक्र हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास प्रिंसिपल भी दिया होता है और अमाउंट भी दिया होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 9,200 में से हम क्या करेंगे, 8,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास 1,200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है 8,000 मल्टीप्लाई टाइम कितना आ गया हमारे पास 3 ईयर। अब कैंसिल आउट करते हैं, 3 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी और 1 जीरो इधर कैंसिल हो जाएगी। 3 से 3 1 द 3, 3 4 द 12, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 40। अब 8 से 8 1 द 8, 8 5 द 40, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 5%। अब नाउ नेक्स्ट केस के लिए क्या बोला हुआ है कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% इंक्रीज कर दे तो अमाउंट क्या होगा। नाउ नेक्स्ट केस के लिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 8,000 रुपीज़, और अमाउंट हमने फाइंड करना है। टाइम कितना है, टाइम भी हमारे पास सेम है 3 ईयर, और रेट कितना हो जाएगा हमारे पास, अब पहले था हमारे पास 5%, अब 3% और इंक्रीज कर दिया, तो रेट आ जाएगा हमारे पास 8%। नाउ हमने क्या फाइंड करना, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे हम सबसे पहले। जब सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा तो हम अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल कितना है 8,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 8%, तो 8 ओवर 100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3 ईयर। कैंसिल आउट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इज इक्वल टू 8 3 ज़ा 24, 24 मल्टीप्लाई 80 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,920। ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़। ना अब हमारे पास प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है, तो अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास 8,000 रुपीज़ प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1,920 रुपीज़ इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9,920 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 9,920 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज एज ऑफ a group of 15 students is 10 years. When 5 more students joined the group, the average got increased by 1 year. The average age of the new student is what? 15 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 10 वर्ष है। जब 5 और छात्र समूह में शामिल हो गए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, एवरेज एज बताई हुई है 15 स्टूडेंट की, कितनी है 10 ईयर। लिख लेते हैं यहाँ पे, एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इज इक्वल टू 10 ईयर। नाउ सम निकालते हैं, सम ऑफ एज ऑफ 15 स्टूडेंट, सम ऑफ एज ऑफ 15 स्टूडेंट इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 150 ईयर। नाउ नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, जब 5 और स्टूडेंट उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो जो एवरेज है वो क्या होगी 1 ईयर बढ़ गई। तो नाउ नेक्स्ट केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, अब स्टूडेंट कितने थे पहले 15, अब 5 और बढ़ गए तो कितने हो गए 20। तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी 20 स्टूडेंट की, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगी 11 ईयर। नाउ सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 220 ईयर। नाउ अब हम एवरेज एज
सम ऑफ एज निकाल लेते हैं 5 स्टूडेंट का जो हमने ऐड किए थे। तो सम ऑफ एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट माइनस कर देंगे हम सम ऑफ एज ऑफ 15 स्टूडेंट। तो इज इक्वल टू 220 माइनस 150 इज इक्वल टू 70 ईयर। तो आगे हमारे पास सम ऑफ एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज इक्वल टू 70 ईयर। नाउ अब एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट, एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 डिवाइडेड बाय 5। 5 को कैंसिल आउट करते हैं, 5 वन द 5, 5 वन द 5 कितने बच गए 3, 2, 5 4 द 20 तो इज इक्वल टू 14 ईयर। तो ये आ गई हमारे पास एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट 14 ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 14 ईयर। क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर इज व्हाट। प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर है उनका हम सम निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास सम, तो लिख लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या हमारे पास n इंटू में n+1/2 और जो n होता है हमारे पास ये होते हैं नेचुरल नंबर कि कितने नेचुरल नंबर का हमने सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं इज इक्वल टू 46 इंटू में 46 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 46 मल्टीप्लाई 47/2। तो ये आ गया हमारे पास सम। इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि जब हम नेक्स्ट एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे हमें कैंसिल आउट करने में हेल्प मिल जाएगी। तो ना एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज क्या आ जाएगा फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर का, तो इज इक्वल टू सम कितना आ गया 46 नंबर का। तो ये आ गया हमारे पास 46 मल्टीप्लाई 47 डिवाइडेड बाय 2 ओवर कितने नंबर है हमारे पास टोटल 46। तो इज इक्वल टू अब तो ये जो हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो नीचे जाके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 46 मल्टीप्लाई 47 ओवर 46 मल्टीप्लाई 2। तो 46 से 46 कैंसिल आउट, अब 2 से 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 0.25 द 10 इज इक्वल टू 23.5। तो आ गई हमारे पास एवरेज ऑफ फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 23.5। क्वेश्चन नंबर 18, Ram, Rajan and Ranjan can do a certain work in 6 days, 12 days and 24 days respectively. In what time will they together do it? राम, राजन और रंजन एक निश्चित कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे इसे पूरी तरह से कितने समय में करेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, राम, रंजन और राजन का काम बताया हो कि वो एक काम को कितने कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे राम एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है, राम एक काम को खत्म कर रहा है 6 डेज में, और राजन एक काम को खत्म कर रहा है सेम उसी काम को 12 दिनों में, और जो रंजन है वो सेम काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है, ये एक काम को खत्म कर रहा है 24 डेज में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6, 12 एंड 24 का एलसीएम लेंगे। जो इन तीनों का एलसीएम आएगा हमारे पास वही क्या होगा हमारे पास टोटल वर्क, और टोटल वर्क को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट में। तो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा फिर इज इक्वल टू एलसीएम लेके ये आ जाएगा हमारे पास 24। तो ये आ गया हमारे पास 24 यूनिट, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। नाउ यहाँ से हम राम का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो राम 24 यूनिट वर्क है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, तो यहाँ पे 1 डे वर्क आ जाएगा 1 डे इज इक्वल टू 24 यूनिट डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो आ जाएगा 4 यूनिट पर डे। तो 4 यूनिट पर डे, तो राम का एक दिन का काम आ गया। और राजन का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 24 यूनिट को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, तो आ जाएगा 2 यूनिट पर डे। नाउ इसी तरीके से हम रंजन का निकाल लेते हैं। तो रंजन का कितना आ जाएगा
1 यूनिट पर डे। अब हमने क्या फाइंड करना है कि अगर वो तीनों एक साथ काम करते हैं तो इन तीनों का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। राम प्लस राजन प्लस रंजन, जब ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो इनका 1 डे वर्क क्या आ जाएगा, 1 डे वर्क इज इक्वल टू, ऐड कर देंगे 4 + 2 + 1 कितने हो गए, 4 2 6 और जमा 1 7, 7 यूनिट पर डे। तो ये इन तीनों का एक साथ, जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 7 यूनिट। ना अब हमने क्या निकालना है कि ये तीनों मिलके 24 यूनिट काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइम टेकन बाय राम रंजन एंड राजन, टाइम टेकन बाय राम राजन रंजन टुगेदर टू कंप्लीट 24 यूनिट वर्क। नाउ क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, तो हमने क्या निकालना है कि ये तीनों मिलके कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे। तो अगर एक दिन में अगर वो 7 यूनिट काम खत्म करते हैं तो इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना हमारे पास 24 यूनिट ओवर 24 यूनिट ओवर में आ जाएगा हमारे पास, और इन तीनों का एक दिन का काम कितना है 7 यूनिट पर डे, तो 7 यूनिट पर डे। नाउ यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 24/7 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 24/7 डेज। क्वेश्चन नंबर 19, P and Q working together can complete a certain work in 6 days. Q alone can do it in 8 days. In how many days P alone could finish the same work? तो यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि P and Q जो है वो एक साथ काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 6 दिन में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे P और Q जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, वो 6 डेज में। और जो Q है वो अकेला सेम उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है, 8 दिन में। ना इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 6 और 8 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 24। जो हमारे पास एलसीएम आता है वही वर्क होता है, और वर्क को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट में। तो ये आ गया हमारे पास 24 यूनिट। नाउ अब पी क्यू का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं जब वो एक साथ काम कर रहे हैं। तो 1 डे का क्या आ जाएगा वर्क, 24 यूनिट डिवाइडेड बाई 6, तो 6 1 द 6, 6 4 द 24। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 यूनिट पर डे। नाउ क्यू का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 24 यूनिट डिवाइडेड बाय 8, तो आ जाएगा हमारे पास 3 यूनिट पर डे। नाउ हमने क्या निकालना है कि क्यू का 1 डे, हमने निकालना है कि पी अकेला सेम काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है। नाउ तो यहाँ हमें क्या बताया हुआ है कि जब पी क्यू एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो 4 यूनिट पर डे। नाउ हमें यहाँ पे क्यू का 1 डे वर्क पता है, तो क्यू का 1 डे वर्क कितना है, 3 यूनिट पर डे। नाउ यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू 4 यूनिट पर डे माइनस, ये हमारे पास प्लस है यहाँ पे क्यू की वैल्यू, तो राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी आएगी 3 यूनिट पर डे। तो 4 - 3 यूनिट पर डे इज इक्वल टू 1 यूनिट पर डे। तो P अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। नाउ अब हम निकाल लेते हैं कि P अकेला 24 यूनिट को कितने दिनों में खत्म करता है। टाइम टेकन बाय P alone to finish 24 यूनिट वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, 24 यूनिट डिवाइडेड बाय P अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट पर डे। यूनिट से यूनिट कैंसिल। अब हमारे पास जो 24 है, 24 के नीचे क्या हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है वो फ्रैक्शन है, तो ये जो डेज है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 24 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 24 डेज। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर डज अ मैन वॉक हु पासिस थ्रू अ स्ट्रीट 600 मीटर लॉन्ग इन 5 मिनट। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस बताया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 600 मीटर, और टाइम कितना बताया हुआ है, टाइम यहाँ पे बताया हुआ है 5 मिनट।
तो जब हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मीटर में, तो टाइम को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में। तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 5 × 60 इज इक्वल टू 300 सेकंड। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस और ये आ गया हमारे पास टाइम। हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड। तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है, 600, ओवर टाइम कितना है, 300। तो कैंसिल आउट करके कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारे पास स्पीड। नाउ अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 किलोमीटर पर आवर से। तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी इज इक्वल टू 2 × 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 36/5 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 36/5 किलोमीटर पर आवर।